आलोक जी, अब तो सरकार बन गई, मंत्रियों ने शपथ ले ली, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं छीका टूटेगा और बिल्ली की किस्मत खुल जाएगी? आलोक जी चुप कर कुत्ते। हम कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे हैं और देश की सरकार छीका नहीं होती है कि वो फूटेगा और किसी का भाग खेलेगा, और ना ही ये मोदी जी का पॉइंट 3 है, ये 3.0 है। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की फुल फॉर्म है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस। तो अभी मोदी जी का वो नहीं है। अब अहंकार का बुलडोजर जो पहले ट्रकों की परवाह नहीं करता था, अब उसको साइकिल की परवाह करनी पड़ेगी, हाईवे के ऊपर भी और पतली गलियों से भी निकलना पड़ेगा, और पतली गलियों में कई बार अहंकार का बुलडोजर फंस जाएगा। इसी वजह से हम नहीं कह रहे हैं, जो पिछले 2 दिन की घटनाएं हैं वो स्वयं अपने आप में बयान कर रही हैं। एनसीपी नाराज है, टीडीपी और जनसेना में वहां पर झगड़े चल रहे हैं, गोपी रिजाइन करने की बातें खबर आ रही हैं, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसका आपने अभी बताया, स्पीकर कौन होगा अभी तक तय नहीं हुआ है। नाइस। तो मुझे लगता है कि हमारी वजह से कुछ नहीं, हमने तो पहले दिन स्पष्ट कर दिया था खड़गे साहब के यहाँ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई कि हम सही समय पर अगर कहीं पर कोई चीज होगी तो उस पर हम रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज जो सरकार बना रहे हैं वो सरकार बनाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सरकार बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान है, ये नहीं है कि कौन कौन से हमने वायदे किए थे उनको कैसे पूरा किया जाएगा। 24 लाख बच्चे नीट वाले सड़कों पर हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। किसी एक मंत्री, किसी संतरी, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया बीजेपी की तरफ से कि भाई हम क्या करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब दूसरा है, आपने एक बहुत रोचक बात कही कि अलायंस के पार्टनर्स ज्यादा पैसा ले जाकर अपने राज्यों में दिखाएंगे। अगर ऐसा होगा कि मोदी साहब के यहां पर अलायंस के पार्टनर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा और तब अलायंस चलेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर तमाम सवाल उठेंगे। चोर हैं साले। तीसरी चीज यह है कि स्पीकर अगर बीजेपी का बनता है, आप हो सकता है जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो वो बन जाए, लेकिन वो कोई भी मोदी जी की सरकार में दोबारा स्पीकर अभी तक तो बना नहीं और नहीं बनेगा। मेरी जहां तक मेरा आकलन है, कोई ना कोई डमी आएगा, तीसरा व्यक्ति जो विपक्ष को बोलने नहीं देगा। और जब विपक्ष को बोलने नहीं देगा और विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखेगा, तो जो ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है इसमें फिर दिक्कत आएंगी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये सब चीजें देश के लिए घातक हैं। मैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। सरकार बनी है, चाहे जैसे तैसे बनी है वो, चाहे वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके बनी हो, चाहे वो मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मुट्ठी में करके बनी हो, लेकिन अब वो देश की सरकार है। हाँ। अब हम चाहेंगे कि सरकार है तो जो वायदे उन्होंने सरकार ने किए हैं, उनको पूरा करें। उड़ीसा में आज 6 दिन हो गए। हाँ। मानक जी, अंतिम बात कह रहा हूं मानक जी, उड़ीसा में मैं बधाई भी दूंगा न्यूज़ 24 को भी और मानक जी को भी। 6 दिन हो गए उड़ीसा में रिजल्ट आए, अभी तक किसी चैनल ने चर्चा नहीं की भाई 6 दिन हो गए कौन सीएम होगा, क्या नहीं होगा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक डिबेट्स हो गई होती। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कांग्रेस में लठ मर रहे हैं, लड्डू एक दूसरे को पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होता। हम कहेंगे कि उड़ीसा के लोगों को भी जल्द से जल्द सरकार मिले, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मिले, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल मिले, ताकि जो लोगों के काम है वो सुचारू रूप से हो सके वहां पर। बात तो सही है। नहीं, अभी और सुनिए। हमारी पुनः शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ठीक है आलोक जी, सरकार अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, गठबंधन की सरकारें चलती नहीं है, ये बात क्या पुरानी नहीं हो गई है? अगर आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप वाजपेयी जी की सरकार ले लीजिए, 99 वाली, 99 से शुरू करिए। अच्छा, 99 से 2004, 2004 से 2009, 9 से 14, गठबंधन की सरकारें अपना कार्यकाल पिछली 3 सरकारों में पूरा करके आई हैं। ऐसे में आप ये क्यों मान रहे हैं कि मोदी जी नहीं चला पाएंगे गठबंधन की सरकार? सब जानना है इस बड़वे को। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कौन सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। वो कहावत है, होनहार बिरबान के होठ चिकने पात। अभी से 4 दिन में जो घटनाक्रम है वो पूरा देश देख ही रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि वो चला नहीं पाएंगे, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये तो मतलब अहंकार के शहंशाह हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो 4 ड्रेस नहीं बदल रहे हैं जब से वो सत्ता में आए दोबारा। जनता ने उनके अहंकार को तोड़ा है, ये समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो गई है ईवीएम को लेके, जिसमें बनारस का भी उल्लेख है। वहां पर भी पता चल रहा है कि काउंटिंग कुछ थी, ईवीएम में कुछ निकला, और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जिस तरह से सरकार बनी है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। अब तो ईवीएम छोड़ दीजिए आलोक जी। आज भी अब तो इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया, आपकी सीटें डबल हो गई, अब तो छोड़ दीजिए ईवीएम। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मुझे लगता है हमारी 4 गुना भी हो जाए, और अगर कहीं पर 10 वोट का भी फर्क हो तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लेकिन शायद इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, इसको शायद मीडिया के साथ ही भूल गए। मीडिया के साथियों को तो लगता है बस सरकार बन गई तो मौज हो गई, बस अब कुछ नहीं, अब कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानक जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं नहीं मानता। और गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उनको करने दीजिए, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता पिटीशन थी मानक जी, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। अगर ट्रांसपेरेंसी में कहीं पर भी कमी है तो वो होनी चाहिए, और एक जगह नहीं 85 जगह ऐसा है जहां ट्रांसपेरेंसी में कमी है। ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी और मीडिया के कुछ साथी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। मैं फिर कहूंगा सुन बेटे, बात सुन। कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मानक जी।
आपको इलेक्शन कमीशन का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी चुनावी प्रक्रिया का बचाव कर रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके और पाक साफ होके निकली पाकिस्तान का ईवीएम ना एक सेकंड, मैं ईवीएम का बचाव फिर कहूंगा वो, क्योंकि ईवीएम पर जब तक कोई सबूत ना आ जाए कि हाँ बेईमानी हुई, वोटों में हेराफेरी हुई, कुछ नहीं कर रही वीवीपैट और ईवीएम में जो वोट पड़ा है वो, या फिर कोई और टेक्निकल फॉल्ट या कहीं भी कोई मिसमैच, जब तक वो नहीं है तब तक आलोक जी सवाल उठाना अब जायज नहीं है, क्योंकि बीजेपी का बहुमत चला गया, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया, अब तो कम से कम आपको मान लेना चाहिए ईवीएम ठीक काम करती है। और अगर कहीं ट्रांसपेरेंसी का मसला है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कैसे मान लूं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हाँ, मानक जी, हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा हो जाए, हम तो इसी में प्रसाद चढ़ा देंगे हनुमान जी का। आलोक जी आप लगातार कह रहे थे बीजेपी का बहुमत नहीं आया, एनडीए की सरकार वैसा क्यों वाली, कमजोर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जैसे बना है ना आलोक जी, उससे तो ऐसा लग रहा है किसी के दबाव में पीएम आए नहीं है, यानी सरकार बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहली और दूसरी चली है। कमजोर पीएम नहीं होने वाले, देख लीजिए किसी के दबाव में नहीं आए। देखिए अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। देखिए, सबसे पहले तो कमजोर और मजबूत प्रधानमंत्री की परिभाषा समझनी पड़ेगी। आलोक जी का आवाज बढ़ाइए भाई, नहीं आ रही आवाज, ईडी सीबीआई के दम पर दूसरे, ये देखते हैं जो ईडी सीबीआई के दम पर दूसरे दलों को डराता हो वो कभी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता। जो चाइना के सामने घुटने टेक देता हो वो मजबूत प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो मीडिया के साथ ही मजबूत और कमजोर प्रधानमंत्री की परिभाषा अगर किसी को समझ ना आए तो मैं समझा दूंगा किसी दिन बैठकर। अभी मेरे पास एक आरएसएस के साथी आए हैं, अभी आकर बैठे, ये पर्ची दे के गए मुझे। नाइस। इस पर्ची पे नाम लिखा है भाजपा के अगले अध्यक्ष का, क्योंकि पर्ची वाली पार्टी है ना ये तो। मानक जी पर्ची आई है, इसमें पर्ची में नाम लिखा है। ये आरएसएस का एक व्यक्ति आया, बिल्कुल ऋषिकेश से आया, कहोगे तो मैं अभी दिखा दूंगा फोटो पे। अच्छा, आपको सरकार तो बनी गई ना, मंत्रिमंडल में इलेक्शन प्रचार हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे जफर भाई बोलने दीजिए ना, जफर मजा आएगा, रुकिए ना जफर भाई बोलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं, ये पर्ची आ गई है और इस पर्ची पे बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लिखा है और इस पे लिखा है कि आरएसएस ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल हम डिमांड करेंगे कि कांग्रेस में चुनाव हो और हमारे यहाँ जीवन में कभी भी चुनाव नहीं होगा। इस पर्ची में ये भी लिखा है। संजीव, ये मंत्रिमंडल बन गया और जैसा मैंने कहा कि आप सहमत हैं, मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे विश्लेषकों को कि मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा जरूर है अगर आप तुलना करें 19 से और 14 से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी के दबाव में आए हैं अभी तक। आपको भी ऐसा लगता है संजीव, और आपको लगता है वो गठबंधन की सरकार चला लेंगे आराम से? ये फंस गया सीएम। मुझे ये समझ में नहीं आता मानक कि लगातार ये बात क्यों हो रही है कि ये सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 14 और 19 की थी। आपने कहा अपने इंट्रो में कि बिल्कुल मोदी की छाप नजर नहीं आ रही है क्या? अरे भाई 240 सांसदों की पार्टी सबसे बड़ा दल है, गठबंधन को लीड करेगी, लेकिन ये 14 और 19 जैसे नहीं चल सकती। अगर चलेगी वैसे चलाने की कोशिश होगी तो गिर जाएगी। ये बात समझनी पड़ेगी सबको। बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे समझ नहीं आता मीडिया जो साथ देने की कोशिश करता है वो दरअसल नुकसान पहुंचाता है इस सरकार का। वो मोदी सरकार बोली 400 पार, सारा मीडिया बोलने लग गया 400 पार, रह गए 240, क्योंकि वही एम्प्लीफिकेशन जो वहां से होता है वही वापस मीडिया से चला जाता है और वो एक दूसरे की बात सुन के सोचते हैं बहुत सत्य का चारों तरफ प्रभाव फैल रहा है। संसद चलती है संख्या गणित पे। संख्या गणित पे इस सरकार को बैसाखियों की जरूरत है। अब वो सुप्रिया श्रींदर जैसे बैसाखियां बवाल मचाती हैं कि नहीं, या ये बैसाखियों को कितना सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मिलजुल के चलेंगे, सारी समस्या ये मोदी जी को बहुत जबरदस्त अनुभव है। अच्छा, उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनको सहयोग लेके चलने का कोई उनका एक भी दिन का शायद अनुभव नहीं है, क्योंकि हमेशा प्रचंड बहुमत से बने। तो ये चुनौती है। अगर इस चुनौती के साथ वो सहज हो जाएंगे तो मजे से 5 साल सरकार चलेगी। अब ये होगा कि जी मोदी जी की छापे मंत्रिमंडल में, सब बड़े मंत्रालय भी उनके पास रहेंगे, स्पीकर भी उनके पास रहेगा, तो कैसे चलेगी बताइए? अगर आप गठबंधन दल होते तो आप ये चलने देते क्या? नहीं मानक जी, क्या बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। क्या आज तक जो रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर है क्या? वो इकोनॉमिकली सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर है। उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले व्यक्ति को तो नहीं पता था, जफर भाई को भी नहीं पता, लेकिन कम से कम मीडिया वाले साथी बहुत बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया किस बात पर बोला ये तो समझ लीजिए पहले आलोक जी। आप शुरू हो जाते हैं बस। मैंने किस बात पर बहुत बढ़िया कहा? एक सुन तो लीजिए, मैं शुरू नहीं होता। अरे आप सुन लीजिए, अभी भी वो एनडीए के सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। एक मिनट मानक जी, ये कौन सा तरीका हुआ कि अगर हमारा बहुमत होगा तो अब्दुल को टाइट कर देंगे, बेशर्मो शर्म करो शर्म। और बहुमत नहीं होगा तो अब्दुल को छूट दे देंगे, और उस पर भी आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या हो गया भाई आप लोगों को? आपको जफर से सवाल पूछना चाहिए कि पूर्ण बहुमत होगा तो मुसलमानों को टाइट कर देंगे हम, और अगर पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार चलेंगे। क्या हो गया भाई आप लोगों को? आलोक जी सुनिए, मैं कहता हूं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अमल जब होगा जब मोदी जी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाएंगे या उनकी अल्पमत की सरकार होगी कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा, तब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अमल होगा, और नहीं तो अब्दुल को टाइट रखेंगे। मेरा कहने का फर्क समझिए। वापस आता हूं, मोदी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जी अपने आप में बड़े जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं। चाइना किससे डरते हैं तो चाइना को तुरंत क्लीन चिट दे देते हैं। सीटें कम आती हैं, थोड़ा सा भी किसी राज्य में 2-3 में हारते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हो जाते हैं। अयोध्या वालों ने हरा दिया तो जय श्री राम छोड़ के जय जगन्नाथ पे चले गए। मोदी जी बहुत जल्दी पलटते हैं कि मोदी जी ये, मोदी जी वो।
मैं फिर कहूंगा, जिस दिन ये पर्ची में लिखा है मानक जी, जिस दिन बिना पीएम और बिना सीएम की कुर्सी के मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, ये आरएसएस के आदमी ने लिख के दिया है, बनारस में 3 लाख वोट से हारेंगे। और अगर यकीन ना हो अनंत जी, तो एक बार रिजाइन करा के 2 महीने पहले जब भी चुनाव हो और उसके बाद लड़वा के देख लीजिएगा। एक बात और आई थी, ये भी आरएसएस के आदमी ने पर्ची पे लिख के दी है। इसमें लिखा है कि झूठे और अहंकारी व्यक्ति पे हमेशा शक करो। वो नीतीश से बढ़ के पलटू मार हो सकता है, वो किसी को भी कुछ दे सकता है अपनी खाल बचाने के लिए, कि उनको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार गिरती है, दूसरी कोई सरकार आती है, तो आधी बीजेपी कहीं ना कहीं जेल के अंदर दिखाई देगी। तीसरी अंतिम बात भी लिखी है इन्होंने इस पे लिखा है कि बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग करा लो और उसमें कहो कि गुप्त मतदान होगा, 56 इंच के सीने को पता चल जाएगा कितनी। ओके जफर इस्लाम आपका खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।